Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ CBCS ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ GE ଆଉ MSc ଫିଜିକ୍ସ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାसेसର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଜକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେୟାର ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଲ୍ସୋ, ଇଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन ପାଇଁ बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर दबो। तापर वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा ପାଇଁ गो टू सेटिंग्स, क्वालिटी, एडवांस ऊपर क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन। सबू वीडियोज ପାଇଁ पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तापर मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट। एठी सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ हम लोग इसका लिमिटेशंस भी देखेंगे। देखिए, ये जो यूनिट 1 है, इसके अलावा हम लोगों को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के बारे में भी पढ़ना है आगे। ओके, और थोड़ा बहुत हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकते हैं जो कि आने वाले टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो यूनिट 1 है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोगों को पहले ये जानना है कि डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, डिफरेंट सेक्टर्स में इसका यूज कैसे होता है, सो दैट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेस जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले टॉपिक्स में पढ़ रखा है, और क्यों हम लोगों को कन्वेंशनल सोर्सेस का पॉसिबल स्विच ढूंढना है और हम लोगों को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस की तरफ जाना है। ओके, तो अब आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। देखिए, इन आवर डेली लाइफ हमको एनर्जी चाहिए फॉर डूइंग वर्क। ओके, सपोज मान लीजिए एक ट्रेन को चलाने के लिए हमको डीजल चाहिए, या फिर कोयले से भी चल सकता है ट्रेन, ज़्यादातर आजकल इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। जनरली हम समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी चाहिए टू लाइट द स्ट्रीट लैम्प। और अगर हम खुद की ही बात करें, एनर्जी इज रिक्वायर्ड in our muscles to cycle to the school. So the muscular energy from which is required for carrying out the physical work, electrical energy for running various appliances, chemical energy for cooking food और running a vehicle, ये सारे जो एनर्जी हैं, रिक्वायरमेंट है, वो कुछ ना कुछ सोर्सेस से ही निकल के आते हैं। So in this unit we will discuss all these sources of energy which are available at present on the surface of earth. ओके, तो अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए, पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो आदमी लकड़ी से आग बनाता था। सो एंशियंट टाइम्स वुड वाज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। और इसके अलावा अगर हम बात करें फ्लोइंग वाटर की या फिर विंड की, इसके लिमिटेशन रहते थे, लिमिटेड यूज ही रहता था। सो कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ दीज यूजेस नाउ। देखिए, अगर हम बात करें कोयले की, द एक्सप्लोइटेशन ऑफ कोल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी हैज मेड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पॉसिबल। कोयले की ही वजह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, और इसके बढ़ने से, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने से क्या हुआ, लाइफस्टाइल बेटर होती चली गई। ओके, द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकम्स बेटर एंड इट हैज ऑल्सो कॉज्ड, ये ज़्यादा जितना बेटर होता चला गया क्वालिटी ऑफ लाइफ, उतना एनर्जी डिमांड भी बढ़ता चला गया। ओके, इन अ ट्रेमेंडस रेट। So this growing demand of energy again was largely met by the fossil fuels, जो कि हमने देखा, एक आता है आपका सॉलिड में कोयला हो गया, और एक आता है लिक्विड या गैसियस में जो कि पेट्रोलियम हो गया। सो आवर टेक्नोलॉजी वर ऑल्सो डेवलप्ड फॉर यूटिलाइजिंग दीज एनर्जी सोर्सेस। बट एक प्रॉब्लम क्या है, ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ये आसानी से नहीं बनता। ओके, आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में मिट्टी के अंदर लाखों लाख सालों तक दबे रहने से ही ये फॉसिल फ्यूल बनता है। ओके, सो द फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, और ये सोर्सेज जो है हमारे पास लिमिटेड ही हैं। ओके, ओनली लिमिटेड रिजर्व्स में ही हैं। सो फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल, हम इसको फिर से पैदा नहीं कर सकते।
सो इसीलिए हम लोगों को इसका कंजर्वेशन करना पड़ेगा, या फिर अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करते चले गए, फॉसिल फ्यूल को हम कंज्यूम करते चले गए, तो एक दिन ऐसा आएगा दैट इट विल रन आउट वेरी सून, राइट। सो ये एक दिन पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू उस दिन का हम इंतज़ार करने से पहले हम लोगों को स्विच करना होगा अल्टरनेट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ। ओके, एक्सप्लोर करना होगा। सो we continue to be largely dependent upon the fossil fuels for most of our energy requirements। जैसे कि हम fossil fuel को जलाते हैं, so it has some of the disadvantages like air pollution होता है which is caused by burning coal and petroleum products। ऑक्साइड्स जो निकलता है कार्बन का, नाइट्रोजन और सल्फर का, दे आर रिलीज्ड ऑन बर्निंग द फॉसिल फ्यूल्स। इससे क्या होता है, दे आर एक्चुअली एसिडिक ऑक्साइड्स। ओके, सो दैट इससे एसिडिक रेन होता है, ओके, विच अफेक्ट्स आवर वाटर एंड सॉइल रिसोर्सेज। और ये एसिड रेन अगर डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी पे भी गिरती है तो उसका बैड इफेक्ट्स आता है, स्किन पर एलर्जी आ सकती है। So in addition to the problem of air pollution, recall the greenhouse effects of gases which are like your carbon dioxide, CO2। So the pollution which is caused by burning the fossil fuels can be somewhat reduced by increasing the efficiency of combustion process। Okay, हम इसका कंबर्शन अगर ज़्यादा करते हैं इंक्रीज, तो एफिशिएंसी अगर इंक्रीज होता है तो हम ये जो एयर पोल्यूशन होता है इसको थोड़ा बहुत हम कम कर सकते हैं। एंड यूजिंग वेरियस टेक्निक्स हम इसको यूज करके कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एस्केप ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड एसेस इनटू द सराउंडिंग्स, दैट इज द एनवायरनमेंट। सो बिसाइड्स बीइंग यूज्ड directly for various purposes in gas stoves and vehicles, do you know fossil fuels are the major fuels which are used for the generation of electricity। okay, fossil fuel यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर रहे हैं मेजरली। so let us produce some electricity at our own small plant in the class and see what goes producing our favorite form of energy। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, इसको क्लासिफिकेशन करते हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा आ जाता है आपका कोल से, ओके, फिर पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस से, फिर आता है हाइड्रो पावर से, फिर न्यूक्लियर और फिर विंड एनर्जी, राइट। अब देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी मतलब ये एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। ओके, एटम को हम जो बोलते हैं परमाणु, और इसके अंदर होता है आपका न्यूक्लियस। सो हाउ द न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ओके, इन अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। ओके, सो इसमें क्या होता है, एक हैवी एटमिक न्यूक्लियस होता है, जैसा कि आपने ले लिया एक यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये रेडियो एक्टिव होता है। ओके, इससे हम क्या करते हैं, बॉम्बार्डिंग करते हैं लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स का। ओके, सो ये न्यूट्रॉन क्या करता है, इसको स्प्लिट करता है, ओके, तोड़ देता है दो तीन हिस्सों में। ओके, दे कैन बी स्प्लिट अपार्ट इनटू लाइटर न्यूक्ली। ओके, मान लीजिए यूरेनियम ये बेरियम और क्रिप्टन निकालता है, दो हिस्से हो जाते हैं इसके। ओके, सो एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम को दो हिस्सों में तोड़ता है, उसके साथ तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, एक आपका यूरेनियम टूट गया, ओके, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे निकलेगा। ओके, इफ द मास ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियस इज जस्ट अ लिटिल मोर देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, ये आपका आ जाता है मास डिफेक्ट की बात करता है। तो द फिशन ऑफ एन एटम ऑफ यूरेनियम फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूस 10 million times that of your energy which is produced by the combustion of an atom of carbon from coal। okay, so 10 million times ज़्यादा एनर्जी निकाल रहा है। so in a nuclear reactor designed for electric power generation, such nuclear fuel can be part of a self sustaining fission chain reaction। ये जो चेन रिएक्शन बोल रहा है इसी की मैं बात कर रहा था। एक न्यूट्रॉन आपका आ गया, एक यूरेनियम को ये दो हिस्सों में तोड़ता है, उसके साथ तीन न्यूट्रॉन फिर निकलेंगे। ये तीन न्यूट्रॉन फिर क्या करेंगे, तीन ठो यूरेनियम को फिर से हिट करेंगे और उन तीनों को फिर से
तोड़ेंगे, फिर 3 के बाद आ जाएगा 9 न्यूट्रॉन। ऐसे ये चेन रिएक्शन हो जाता है, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फिशन, राइट। तो जैसा इसने फिशन कहा, ये एक चेन रिएक्शन है दैट रिलीजेस एनर्जी एट ए कंट्रोल्ड रेट। कंट्रोल रेट कहाँ पे होता है? जब हम इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। मतलब जो 3 न्यूट्रॉन निकलते थे यूरेनियम के टूटने के बाद, हमने क्या किया, 2 न्यूट्रॉन को बाय मीन्स ऑफ सम कंट्रोल हमने रोक दिया और सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन को जाने दिया, सो दैट वो एक न्यूट्रॉन सिर्फ एक ही यूरेनियम को तोड़ेगा, ठीक है। सो इसको हम कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। तो उसका उल्टा अगर हम सोचें, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन कहाँ होता है? ये एटम बम में होता है, ओके, जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन, चेन रिएक्शन पूरा अनकंट्रोल मैनर में होता है। सो द रिलीज्ड एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड टू generate electricity, okay, they produce steam. So in case of your nuclear fission, the mass difference, जो आपका mass defect जिसमें आता है, okay, इसको हम ले लेते हैं अगर m, between the original nucleus and the product nuclei gets converted into energy at a rate which is governed by the famous Einstein's equation E equal to mc square, okay। तो ये हमने बात की न्यूक्लियर फिशन के बारे में। इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, मेजर hazard of nuclear power generation is the storage and disposal of spent and used fuels, ओके, क्योंकि ये हाईली रेडियो एक्टिव होता है, ओके। इसका स्टोरेज और डिस्पोजल काफ़ी नुकसान हमको दे सकता है, ओके। सो यूरेनियम still decaying into harmful subatomic particles that are coming from the radiation. So improper nuclear waste storage or management or disposal can result in environmental contamination, okay, ये environment के लिए हानिकारक हो सकता है। Further, देयर इज ए रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज। अगर मान लीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर में एक्सीडेंटल लीकेज हो गया, पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर रेडिएशन पूरा फैल जाएगा। सो हाई कॉस्ट रहता है इसका, जो इंस्टॉलेशन करना पड़ता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ओके। हाई रिस्क इसमें भी रहता है एनवायरनमेंट के लिए, कंटामिनेशन जैसा होता है, हमने बोला। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम मेक्स इट लार्ज स्केल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोहिबिटेड। इसको हम लार्ज स्केल यूज में भी नहीं ला सकते क्योंकि यूरेनियम का अवेलेबिलिटी भी बहुत ही कम है। सो न्यूक्लियर एनर्जी वॉज फर्स्ट यूज फॉर द डिस्ट्रक्टिव पर्पज, जैसे मैंने कहा एटम बम, before nuclear power stations were designed, okay। So the fundamental physics of fission chain reaction in a nuclear weapon is similar to the physics of a controlled nuclear reactor, but the two types of devices are engineered quite differently, okay। So इसके अंदर हम डिटेल नहीं जाते हैं, ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो न्यूक्लियर फिजिक्स के किसी भी कॉमन बुक में न्यूक्लियर फिशन कैसे होता है यूरेनियम का आप देख सकते हैं। फिर आते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन को। ये क्या होता है? इसमें उल्टा होता है, इसमें 2 लाइटर न्यूक्ली मिल के एक बड़ा न्यूक्ली बनाते हैं। सो करंटली ऑल कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन, बट देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, जैसा मैंने कहा, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन के लिए बाय सेफर प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स लाइटर न्यूक्ली बनाते हैं एक बड़ा न्यूक्लियस, हेवियर न्यूक्लियस। मोस्ट कॉमनली हम अगर एक रिएक्शन लेते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का आइसोटोप्स हम ले सकते हैं, दे कैन बी कंबाइंड टू क्रिएट हीलियम, ओके, हीलियम न्यूक्लियस, उसके साथ एक न्यूट्रॉन भी निकल रहा है, ठीक है। सो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ये सन में होता है, सूरज में होता है। सो इट रिलीज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी as far as the Einstein equation E equal to mc square, as the mass of the product is little less than the sum of the masses of the original individual nuclei। ये जो इंडिविजुअल न्यूक्लिय ओरिजिनल था, इस इन दोनों का मास और ये जो प्रोडक्ट है ओरिजिनल मास, इन दोनों में डिफरेंस रहता है। यही डिफरेंस आइंस्टाइन इक्वेशन की बदौलत हमको एनर्जी देता है। सो सच न्यूक्लियर फ्यूजन reaction are the sources of energy in case of your sun, ओके। इसीलिए इतने लाखों सालों से सन, सूरज जलता आ रहा है और आगे भी जलेगा। सन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सबसे करीबी तारा है, ओके। उसी तरह से
बाकी जो तारे हैं वहाँ पे भी न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है. सो इट टेक्स कंसिडरेबल एनर्जी टू फोर्स द न्यूक्लियस टू फ्यूज. ऐसे ही मतलब ईजिली नहीं हो जाता, उसके लिए एक और रिक्वायरमेंट रहता है, आगे हम देखेंगे. बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए एनवायरनमेंट का, तभी जाकर न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है. सो द कंडीशन required for this process are extreme millions of degree of temperature. ओके. मतलब करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा आपका जो टेम्परेचर उसके लिए चाहिए. सो मिलियंस ऑफ पास्कल्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर भी उतने मिलियन का दबाव चाहिए. सो हाइड्रोजन बॉम्ब एक तरह का है जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है. इट इज़ बेस्ड ऑन the thermonuclear fusion reaction. Okay, so a nuclear bomb based on fission, that is uranium or plutonium, is placed at the core of the hydrogen bomb. Okay, हाइड्रोजन बॉम्ब ऐसे ही नॉर्मली नहीं फटता, क्योंकि जैसा हमने देखा इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए. तो वो क्या करता है, एक यूरेनियम का जो न्यूक्लियर फिशन एटम बॉम्ब रहता है उसका एक कोर बना रहता है. एंड दिस न्यूक्लियर बॉम्ब इज एम्बेडेड इन ए सब्सटेंस विच कंटेन्स द ड्यूटेरियम एंड लिथियम. ओके. सो जब न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि फिशन के हिसाब से बेस्ड होता है वो जब फटता है, देन टेम्परेचर वहाँ पे सराउंडिंग का निकल आता है 10⁻7 केल्विन. यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 107 नहीं, ये 10⁻7 यानी कि 1 करोड़ केल्विन होगा. ओके. सो ये विद इन फ्यू माइक्रो सेकेंड्स आ जाता है. सो यही है जो टेम्परेचर चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए. सो अब ये हाई टेम्परेचर हमको न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए अब मदद कर सकता है. सो दैट अब जो हमने रख रखा था ड्यूटेरियम और लिथियम वो फटेगा. ठीक है. सो न्यूक्लियर फ्यूजन अब होगा, लाइट न्यूक्ली फ्यूज टुगेदर एंड डेवास्टेटिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज. जो एटम बम से न्यूक्लियर फिशन बम से एनर्जी निकल रहा था उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी निकलेगा. अब आते हैं आखिर में लिमिटेशंस. ये दो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हमने देखा. एक आ गया आपका फॉसिल फ्यूल, दूसरा आ गया न्यूक्लियर एनर्जी. इन दोनों का लिमिटेशंस क्या है? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लिमिटेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ एनर्जी सोर्सेज इज इट्स क्वांटिटी. ये क्वांटिटी अगर हम देखें बहुत ही लिमिटेड है. ओके. इट इज़ वेरी मच confined and fixed in the earth crust, and it is reducing day by day by our abnormal uses. और इसको फिर से दोबारा प्रोड्यूस करना भी मुमकिन नहीं है. ओके. एंड इट विल एंड अप very nearly in future. So we need to think some non-conventional sources of energy which is available always, like your sunlight हो गया आपका, विंड हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया. सो इससे इसके आगे वाले टॉपिक्स में हम इसी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के बारे में बात करेंगे. थैंक यू.